जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इस प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं रीवा जिले के संगठन प्रभारी पूर्व सांसद सम्मानित प्रताप भानु शर्मा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी और अभी आप सभी हमारे पत्रकार बंधुओं। अब मैं हमारे संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आज जो ये प्रदेश स्तरीय प्रेस वार्ता है, ये पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ। श्रीमती प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ एक शिवराज सरकार के द्वारा भिन्न में सभी जिलों में 41 जिलों में, जैसा रिपु जी बता रहे हैं, FIR दर्ज कराई गई है और यह FIR दर्ज कराना ही उनके भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी आपको। जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, शहर कांग्रेस, जैसा कि आदरणीय हमारे राजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किस तरह से काम कर रही है और उसे घोटाला सरकार करार कर दिया जाए तो वो भी कम है, और यदि उसके 50% घोटाला सरकार या कमीशन की बात कोई पैटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कही है और वो भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के सामने वो शिकायत की गई है, तो उसकी तथ्य की जांच करने की बजाय जिन्होंने और कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी नेताओं ने जब आवाज़ उठाई, उस मुद्दे पर चर्चा करी, तो प्रियंका गांधी जी के खिलाफ FIR हो गई मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ हो गई, जयराम रमेश जी के खिलाफ FIR हो गई, अरुण यादव के खिलाफ FIR हो गई, और मैंने करीब 40-45 FIR हुई हैं जो मीडिया से मालूम पड़ा है। ये एक ऐसी प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है कि सच कहना भी दूभर हो गया क्या। यदि इस पर कार्रवाई होना थी या कार्रवाई करना थी या इस शिकायत की जांच करना थी, तो सबसे पहले प्राइमा फेसी उस पत्र की, उस संस्था की जांच करना चाहिए थी जिसने शिकायत करी है, और उसमें प्रामाणिकता प्रथम दृष्टया इस वजह से भी नज़र आती है कि वो कोई मीडिया में नहीं करी गई है शिकायत, इनके किसी करप्ट व्यक्ति के सामने नहीं करी गई है, भाजपा की भ्रष्ट सरकार के सामने नहीं करी गई है, परंतु मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने गुहार लगाई है। हाँ, ग्वालियर खंडपीठ में, पर उनका जो पत्र है मुख्य न्यायाधीश के लिए एड्रेस है और न्याय लगाई है उन्होंने ग्वालियर खंडपीठ में। जब उन्होंने लगाई है उसमें तथ्य हैं तो उसकी जांच करना चाहिए, किस बात पर लगाई है, पूरे पत्र को उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ले जाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। महाकाल लोक में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 750 करोड़ का हो गया, और पहली हवा पानी में जून के महीने में मूर्तियाँ धाराशायी हो गई। जो हमारे सप्तऋषि की मूर्तियाँ थीं, हमने देखा है, मैंने 12 जून को दौरा किया था किसी निजी काम में, मैंने रात को जाकर सुबह 3 बजे की जो महाकाल आरती होती उसमें मैंने स्वयं भाग लिया, आरती में शामिल हुआ, भस्म आरती। इसके बाद प्रांगण को घूमा, अकेले यही नहीं है 50% का भ्रष्टाचार या मूर्तियाँ गिरने, जितना उस परिसर में निर्माण कार्य हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी घपले हैं, और अभी तक वो निर्माण कार्य पूरे परिसर का पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। और उस आधे अधूरे परिसर में प्रधानमंत्री को बुलाकर उद्घाटन करवा दिया शिवराज सिंह ने। ये किसी अखबार में नहीं आया, परंतु मेरी खुद ऑब्जर्वेशन है, मैंने वहाँ जाकर देखा, 4 घंटे रहा हूँ महाकाल मंदिर में, महाकाल परिसर में, और जिस तरह से मूर्तियाँ बनी, कभी भी हमारे ऋषि मुनियों की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, हमारे संतों की, महापुरुषों की मूर्तियाँ फाइबर गिलास की नहीं बनती, 4 या 5 mm के फाइबर गिलास से वो बनी हुई, या तो धातु की बनती हैं या फिर पत्थर को तराश कर बनाया जाता है या स्फटिक की बनती हैं। ये हमने सब देखा है, जिस भी मंदिर में जाके आप देख लीजिए,
धातु की होंगी, स्फटिक की होंगी, पत्थर की होंगी, काले पत्थर की होंगी, राजस्थान के पत्थर की होंगी, संगमरमर की होंगी। परंतु ऐसा नहीं था। जितनी मूर्तियां वहाँ और भी बनी हैं, लगी हैं, उन सब में इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है। 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 750 करोड़, और पूरा श्रेय लेते फिर रहे थे। फिर उनका ही मंत्री, वो कहाँ का मंत्री है जिसने पोल खोली थी, नगरीय प्रशासन मंत्री, वो कहते हैं तो कमलनाथ जी के शासन, पहले नहीं मानते थे, कमलनाथ जी ने ये मंजूर किया प्रोजेक्ट, भूपेंद्र सिंह। उन्होंने प्रेस में ये कहा, भाई कमलनाथ जी ने 300 करोड़ की मंजूर थी, 750 करोड़ क्यों हुआ? टेंडर किसने बुलाया? फिर इसके बाद उसमें स्पेसिफिकेशन मूर्तियों की किसने करी? उसके बाद सत्यापन बगैर किए तुमने बिल का पेमेंट कैसे किया? इस भाजपा की सरकार में बगैर सत्यापन किए हुए पेमेंट हो रहा है। कारम बांध 300 करोड़ रुपया पहली बरसात में पिछले साल बह गया, जुलाई में, जून में, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की। उसका एस्टीमेट था 100-125 करोड़ के आसपास, रिवाइज करके। अब यदि उसे 300 करोड़ करा गया है तो 50% का हिस्सेदारी उसमें है। 300 करोड़ के महाकाल लोक के प्रोजेक्ट को 750 करोड़ करा गया है तो उसमें हिस्सेदारी तो बड़ी है। और महाकाल लोक के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार कौन है? गुजरात की कंपनी। सड़कों के ठेकेदार कौन है? गुजरात की कंपनी। बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इनकी कंपनी कौन है? गुजरात कंपनी। जल जीवन मिशन का काम देखिए, आप जाकर गांव में देखिए, इनका निर्माण का ठेका किसको मिला है? हमारे रीवा के, मध्य प्रदेश के पैटी ठेकेदार को बनाया जा रहा है। परंतु जो टेंडर पास हो रहा है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो सब गुजरात की कंपनी है। उनका पाइप आ रहा है वो गुजरात का है। उनका यदि लोहा खरीदा जा रहा है गुजराती कंपनी से। ये हमारा सरासर आरोप है, भ्रष्टाचार गंभीर है। और ये 50% कमीशन की भ्रष्ट सरकार है शिवराज सिंह की। इसकी जांच होना चाहिए। हम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से का बात करते हैं कि इन प्रकरणों की, चाहे कारम बांध हो, चाहे वो महाकाल लोक का घोटाला हो, चाहे वो व्यापम की बात हो, फिर से खोल दें चैप्टर व्यापम के भ्रष्टाचार का। 10वीं पास डॉक्टरी में एडमिशन हो जाएगा। हमारा नौजवान इतनी साल मेहनत करता है, पीईटी देता है, एनआईटी देता है, उसका कुछ मतलब नहीं है, एनईटी देता है। इन सब बातों को धता बता दी गई। पटवारी प्रकरण तो कहने ही नहीं है, अभी आपके सामने है। माने नौजवानों के साथ धोखा, उनके चयन में भ्रष्टाचार। हमारे जो पत्र हैं, हमारे प्रश्न पत्र है, प्रश्न है, वो लीक हो रहे हैं। बालाघाट का नौजवान ग्वालियर के एक चिन्हित कॉलेज में एडमिशन लेके वहाँ पर परीक्षा दे रहा है पटवारी की, पास हो रहा है। एक ही परिवार के 4 व्यक्ति पटवारी बन रहे हैं। यदि इसमें कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ जी इस बात को नहीं रखेंगे जनता के सामने, देश की नेता प्रियंका गांधी इस बात को सच्चाई जनता के सामने नहीं लाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हमने तो महाकाल लोक में जाकर खुद देखा, स्वयं साक्षात। सत्यम किम क्या है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बिल्कुल सत्यता आपके सामने रखी है हमने। देखने के बाद आधा अधूरा है। जिसको मेरे स्टेटमेंट में शंका हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जाकर देख कर आए। भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, भगवान के परिसर को नहीं छोड़ा, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। हद हो गई। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। और ये चिन्हित करके अपनी पसंद के आधार पर योजनाएं कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, योजनाओं को जो कभी बजट में नहीं थी उनको पैसा आवंटन कर रहे हैं। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार पे। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 28,000 करोड़, 28,000 का कर्जा था। देश की सरकार पे 155 लाख करोड़ का कर्ज है। हाँ, जो भी 3 लाख 20 है, सवा 3 लाख मान लें अपन। अब और दोगे, आप बांटते जाएंगे 2 हाथ से, तो वो आ गया जात के साढ़े। पैसा नहीं है, बजट नहीं है, ये कर्जा लेके घी पी रहे हैं और पिला रहे हैं। माने ऐसी योजनाएं कर्ज लेके उनका समावेश कर रहे हैं। भारत सरकार पे 2014 में जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार इनको दी थी, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, सिर्फ 55 लाख का उन 65 सालों में।
आज 155 लाख करोड़ हो गया। इन 9 सालों में 100 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया। कहाँ, क्यों? व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए, श्वेत पत्र पब्लिश करे भारत सरकार। नहीं सुनेंगे, संसद में नहीं कहेंगे, आवाज बंद कर देंगे, राहुल जी की मेमोरी एडजर्न कर देंगे, बिल पर परमिट नहीं करे। क्या हुआ मणिपुर के मामले में? एडजर्नमेंट मोशन नहीं अलाउ किया, कॉलिंग अटेंशन अलाउ नहीं किया। 50 सांसदों ने खड़े होकर विधान लोकसभा में, राज्यसभा में मांग करी कि मणिपुर जल रहा है, 3 महीने से प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहा है, संसद में आकर स्टेटमेंट दें। नहीं हुआ। एडजर्नमेंट मोशन का मायने ये होता है कि सब काम रोककर जो ज्वलंत विषय है देश के सामने उस पर चर्चा की जाए। 50 उसकी आपूर्ति के लिए 50 सांसद खड़े होकर उस बात को करते हैं। नहीं कहा, कॉलिंग अटेंशन नहीं करा, तब कहीं जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसमें ही विषयांतर करके प्रधानमंत्री बोलते रहे, विषय पे नहीं बोले। 2 घंटे बोले, मणिपुर पे 30 सेकंड बोले, 2 मिनट बोले, फला सब्जेक्ट पे। महंगाई पे बोलते ही बंद। कहते थे महंगाई का माँ भी नहीं बोलते मनमोहन सिंह जी। अरे महंगाई का माँ गा हाथ ई कुछ नहीं बोला इन्होंने, कोई परिचय नहीं दिया। इतनी जनता के साथ छलावा हो रहा है तो कांग्रेस को आवाज़ तो बुलंद करना पड़ेगी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे हम विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सच्चाई जनता के सामने लाएं। और यदि इनके भ्रष्टाचार, मैं तो कहता हूँ जो 155 लाख करोड़ का भी जो खर्चा है इसको भी ऑडिट होनी चाहिए, इसका भी वाइट पेपर आना चाहिए कि 9 साल में 100 लाख करोड़ कैसे बढ़ गया। 65 साल में था 55 लाख करोड़, अब हो गया 155 लाख करोड़। ये एक सांसद, पूर्व सांसद होने के नाते मेरा ये प्रश्न है, भारत सरकार से भी प्रश्न है। मध्य प्रदेश में 320 लाख करोड़ का कैसे हो गया ओवरड्राफ्ट? 3,20,000 करोड़ का। ये मिसयूज ऑफ फंड हो रहा है, इवेंट में खर्च हो रहा है, विज्ञापनों में खर्च हो रहा है और हर तरह की एजेंसी फिक्स करके उन्हें इवेंट में लगाया जा रहा है। अभी आप मालूम कर लो, मेरी सत्यता मालूम करना हो, मुख्यमंत्री अभी 3 दिन पहले यहाँ आए। किस तारीख को? 11 को आए थे, 10 को यहाँ आए। आप देख लो उनके इवेंट मैनेजमेंट की टीम किस किस होटल में रुकी थी, उसके प्रमाण इकट्ठे कर लो। मैं चुनौती देता हूं, उनके इवेंट मैनेजमेंट के लोग 2 दिन पहले आ गए और कहाँ मंच बनेंगे, कैसे व्यापारियों को पीछे धकेलोगे, कैसे बसों में जनता को लेकर आओगे और कैसे जय जयकार कराओगे और उसमें क्या कहा जाएगा, ये भी प्रिंट होकर वहाँ से आया। बैनर कैसे छपेंगे, पीछे क्या लिखा जाएगा, कहाँ डीजे लगेगा, कहाँ बैनर लगेगा। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट में करोड़ों रुपये खर्च, हमारे टैक्स का, हमारे जीएसटी का। परंतु सड़क बनाने में नहीं करेंगे, रीवा के लिए ड्रेनेज के लिए पैसा नहीं देंगे, पेयजल के लिए पैसा नहीं देंगे, रीवा के हवाई अड्डे का शिलान्यास कर देंगे पर हवाई अड्डे की जो खर्चा है उस पर वो नहीं देंगे, जकड़ के रखेंगे। विकास ना हो, हमारी पब्लिसिटी हो, हमारा प्रचार हो, इवेंट मैनेजमेंट हो। यही बातें मुझे आपसे कहनी थी। मैंने एक राय में जितनी मेरे संज्ञान में आई मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। चुनाव से पहले ये सब ऐसा हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उससे क्या बेनिफिट हो सकता है कांग्रेस को? हाँ, इसका जवाब तो अभय मिश्रा ही दे पाएंगे। वो क्यों गए और क्यों आए थे? हमने तो बुलाया नहीं था, हमारे पास आए, ज्वाइन कर ली और आपने उन्हें जवाब दे दिया, 18,000 से हरा दिया। अब क्या करें हम? अब बता तो दो आप। 18,000 से हारे, वो जवाब वही दे पाएंगे। उसके बारे में आपको जानकारी, उसको तो छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, हाँ, अभय मिश्रा चले गए, कपिल ध्वज को टिकट नहीं मिली, वो चले जाएंगे, जयवीर सिंह नहीं मिली, वो चले जाएंगे। इसका फैसला आप थोड़ी करोगे। अब उनसे चर्चा करूंगा मैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अभी मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं तो ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे जाते रहेंगे तो आप किसकी विधानसभा में चुनाव जीतेंगे? कौन सी विधानसभा? पूरे 8 विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर जीतेगी, संगठन के बलबूते पर जीतेगी और ईमानदार नेताओं के नेतृत्व में जीतेगी। क्या ऐसा होता है क्या कांग्रेस में कि पर्यवेक्षक आए और कांग्रेसी कहें कि आप इनको टिकट दोगे तो हम मिलकर चुनाव हरवा देंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ, ना होता। ऐसा तो हुआ सिमरिया में? नहीं, कभी नहीं हुआ, मेरे कोई संज्ञान में नहीं आया। प्रदीप सोगरा जी ज्यादा जानते हैं। हाँ, तो आप जानते हैं तो मुझे बता दें। ये वहाँ मजबूत प्रश्न आप कर रहे हैं, आप बता दो ना मुझे। सुनिए, पर्यवेक्षक जब आते हैं तो वो लोगों के विचार जानने ही आते हैं और विचार सामूहिक रूप से
या व्यक्तिगत रूप से लोग अपना व्यक्त कर सकते हैं कि किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। देखिए, अभय मिश्रा जी जब कांग्रेस पार्टी में आए तो सत्ता के लिए आए, आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी में उनको अंदेशा ये हुआ कि शायद मेरा नाम प्रत्याशी के रूप में ना आए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, अभय मिश्रा जैसे लोग राजनीति करते हैं सिद्धांत की नहीं, विचार की नहीं, धन सत्ता की ये राजनीति करते हैं। इनको सत्ता का लोभ है, धन इनका अस्त्र है। ये ना तो कार्यकर्ताओं की राजनीति करते हैं, एक एक रीवा विधानसभा का कार्यकर्ता इस बात का गवाह है, एक एक रीवा की जनता इस बात की गवाह है कि जब अभय मिश्रा रीवा विधानसभा में चुनाव हारे तो उन्होंने मुड़कर रीवा विधानसभा के ना तो किसी कार्यकर्ता की सुध ली और ना रीवा की जनता की किसी मुद्दे की या जनता की किसी परेशानी की सुध ली। अचानक से 6 महीने पहले उन्होंने सिमरिया में ये दावा किया कि भाई मैं लड़ना चाहता हूँ, तो उनसे बात की गई, उनको विभिन्न बैठकों में बुलाया जाता था, पर कार्यकर्ताओं को वो अपने साथ नहीं ले पाए, कार्यकर्ताओं का मन नहीं जीत पाए। ये उनकी मुख्य परेशानी है क्योंकि वो कार्यकर्ता के साथ 5 साल खड़े ही नहीं हुए, वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े ही नहीं हुए। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप अभियान के समय की हो, मैं चैलेंज करता हूँ उन्होंने नारी सम्मान का एक भी फॉर्म भराया हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में अभय मिश्रा जी कहीं गए हो। जब आप कांग्रेस तो आपके यहाँ से मिली है, मेरे सामने कमलनाथ जी का फोन आया है, मेरे सामने मैं मौजूद था वहाँ पे, मेरे घर में ही फोन आया कमलनाथ जी का। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। क्या नोटिस? उनको जिला कांग्रेस कमेटी से 2 बार नोटिस मिली ना। एक बार उनको नोटिस नहीं, नोटिस नहीं थी, एडवाइजरी थी। एक बार एडवाइजरी उनको एडवाइजरी थी, नोटिस नहीं थी। एडवाइजरी जारी की गई थी, संगठन एडवाइस देना संगठन का काम है। और उसमें ये नहीं कहा गया था, सुनिए, उसमें उनको कोई पार्टी का काम, उनसे ये कहा गया था कि आप कृपया ब्लॉक के साथ और संगठन के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने काम को करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ नहीं कही गई, गलत बात नहीं कही गई उनसे, दोबारा कोई नोटिस उन्हें दी नहीं गई। अब देखिए, उनके अंदर टिकट को लेकर अगर असुरक्षा है और वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी हो रही है तो वो चले गए, और भारतीय जनता पार्टी से वो बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकते हैं कल को। जिस आदमी को विचार की राजनीति नहीं करनी, सिद्धांत की राजनीति नहीं करनी, वो कहीं भी आ सकता है और कहीं भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। अभी जो कांग्रेस छोड़ेंगे तो मतलब विचार, पार्टी के विचार से सहमत नहीं है, उनका कोई सिद्धांत की असर मानते अभी छोड़ेंगे ये तो आपका अंदाज है। मैं बता रहा हूँ छोड़ने जा रहे हैं, उनको सही बता रहा हूँ मैं ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिन जिन लोगों को आपने नाम लिया है ना, आप मुझे बताइए विगत चुनाव किस किस पार्टी से लड़े? तो हमेशा आपकी दूसरी पार्टी चुनाव लड़की बड़ी पार्टी में आता है। नहीं, जब जैसी परिस्थिति होगी तदनुसार निर्णय करेंगे। जब जैसी परिस्थिति होगी। देखिए, अपनी ये अभी आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न। मैं बात प्रश्न करता हूँ, राजनीतिक बातें हमेशा संभावनाओं में लेकर कहा जाता है, सही बात है, 2 महीने बाद हो जाए। व्यक्तिगत आरोप है, इसलिए आपका पक्ष हाँ हाँ जरूर। कि जब से आप आए हैं तो हर जगह एक नया पायलट संगठन बना रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को आप डिवाइड कर रहे हैं, सिंडिकेट शब्द का उन्होंने उपयोग किया। अच्छा, आप ये बताइए। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, मेरे से पूछा। आप करा हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। पहली बात ये है कि रीवा शहर के मेयर की जीत ने यह साबित कर दिया कि कोई किसी तरह का सिंडिकेट नहीं है, एकजुटता है कांग्रेस के कार्यकर्ता में और जीत के प्रति वो कमिटेड हैं। दूसरी बात, हारे हुए आदमी या व्यक्ति या किसी भी पूर्व विधायक इस तरह का कोई कमेंट करते हैं तो ये उनकी स्वयं की निराशा या हताशा हो सकती है, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। अभय मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि 100 विधायकों की सूची में केंद्र क्षेत्र के 3 नेताओं का नाम था, उनमें से अभय मिश्रा का भी नाम था, जिनको मतलब कहा गया कमलनाथ के द्वारा कि आप चुनाव की तैयारी करिए और अपने क्षेत्र का जायजा करिए, मुआयना करिए। कार्यकर्ताओं से चर्चा करके जिले से रिपोर्ट लेने के बाद ही अंतिम फैसला करूंगा। और अर्थ पर पूरी आपका जवाब तो सुन लो, लेकिन कहाँ से आ गया उसमें। इसके आगे बात यह है कि ऐसी कोई भी सूची
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और एआईसीसी की प्रकाशित नहीं हुई है। यदि कोई ने स्वयं अपनी तरफ से छाप दी है, हम जवाबदेह नहीं है। इशारे की बात कही है कमलनाथ जी ने कि इशारा कर दिया गया है उन लोगों को, ये बात तो सही है या फिर ये भी चाहिए? नहीं, सुनिए, अब ये अध्यक्ष जी जवाब कोई दें। इशारा किसी को नहीं किया गया और ना ही कोई सूची जारी हुई। आप एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या आप किसी न्यूज़ को बोलने के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी आपने जांची? तो उसके नीचे किसके दस्तखत हैं, ऊपर किसके दस्तखत हैं? कोई लेटर हेड किसका है? लेटर हेड पे किसका और है? हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हो तो एक सूची मेरे पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर बना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी की पार्टी की टाइप करा देता हूँ। तो क्या आप मान जाएंगे उस कॉपी को लेके कि ये ऑथेंटिक है? अभय मिश्रा जी, पता नहीं कौन सी सूची मिली, वो किसी को भी नहीं मिली। मैंने तो एक अखबार में देखा, उसमें मीडिया इसमें व्हाट्सएप में कि चीखती क्या चीखती दीवार कोई चीखती अखबार दीवार। है, उसकी न्यूज़ कटिंग लगी थी, ये मैंने देखा। और मेरे पास वैसी सूची नहीं है। तो उसमें भी सूत्रों के हवाले से उसने जो है वो सूची छापी है। तो सूत्रों के हवाले से कैसे मानी जा सकती है सूची? ये कुल मिला के वैसा ही केस है ना जिस समय लखन जी का एक लेटर एडिट करके हाँ, क्या बात है, बिल्कुल। वही वाला नहीं नहीं, ये सब आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। नहीं, ऐसी ऐसा है, सूचियों पे ऐसी विश्वास ऐसी न कोई बात करिए। नहीं। सूची बल्कि- कोई अधिकृत सूची नहीं है, ना ही बल्कि- ऐसा कोई कमलनाथ जी ने कहा, ना इशारा किया। बल्कि एक चीज और बताएं, उन्हें अलग से कर दिया तो वो हमें जानकारी है। ऐसे अविश्वसनीय पत्र को लेकर और सबूत के रूप में पेश करने वाले व्यक्ति खुद ही अविश्वसनीय हो जाते हैं। अगर आप वो जो उन्होंने सबूत प्रस्तुत किया, वो सबूत कितना हल्का है, इससे उनके भारीपन का एहसास आप अर्थ निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कितनी उनकी बात में सत्यता हो। जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं ये मानता हूँ कि बाबा मिश्रा का चुनाव ना अभय मिश्रा के कारण जीते, ना मेरे कारण जीते, ना आपके कारण, ना आपके कारण, बाबा मिश्रा का जनता चुनाव जनार्दन आप सबके रीवा कारण। की जनता लड़ी थी। बाबा 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 और इसके अलावा मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सबसे ज़्यादा श्रेय दिया है, मीडिया को श्रेय दिया है, पत्रकार साथियों को श्रेय दिया है, जो आपने हमें आउटराइट समर्थन दिया। सिमरिया के पैनल में वो शामिल थे क्या? ऑब्जर्वेशन जो पार्टी का था, मैं जवाब दूंगा। के रूप में मुझे रिपोर्ट देना थी, ऑब्जर्वेशन देना थी, उस पैनल में उनका नाम था। निर्णय कमलनाथ जी, प्रदेश नेतृत्व और एआईसीसी सर्वे के आधार पर क्षेत्र से फीडबैक लेकर मैं अनुशंसा कर सकता हूं। फाइनल निर्णय प्रदेश स्तर की प्रदेश कमेटी करती है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी ये भी अनुशंसा करती है छांट कर। इसके बाद वो स्क्रीनिंग कमेटी में जाता है, जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है आपने देखा होगा। इसके बाद वो एआईसीसी की जो इलेक्शन कमेटी होती है उसमें जाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी, उसमें जाकर फिर मोहर लगती है। ये हमारी पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर होता है। कमलनाथ पहले इस तरह के आदमी का छोड़ के जाना पार्टी के लिए नुकसानदेह मानेंगे या फिर ये जनरल प्रक्रिया मानेंगे? ये तो आपने महसूस कर लिया होगा 2 दिन में कि लोग खुश हैं, पार्टी की तरफ से आप जिसे आना जाना चलता रहता है, उससे बढ़िया लोग आने की तैयारी में हो, क्या पता। वैसे आपको मैं बताऊं, उनसे ज्यादा प्रश्न इस समय भाजपा में पूछना चाहिए, जहां हलचल मची। यहाँ हलचल? यहाँ तो शांति। हलचल क्या, सुनामी है। हलचल तो कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ, वहाँ तो सुनामी है। मतलब कांग्रेस पार्टी मानती कि अभय के जाने से हमको नुकसान, अगर बीजेपी में हलचल है तो नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, ये तो आपका सवाल है। मैंने तुम्हें पूछ रहा हूँ नहीं, आप हमने कब कहा जो पूछ रहे हो? हमें मेरा सवाल हमने कहा ही नहीं है। अभी आपने नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। बीजेपी में हलचल है, बस बीजेपी, हम अभी यही कह रहे हैं, बीजेपी में सुनामी है। तो इसका मतलब ये मान नहीं, मतलब कैसे मान लें? आप वही कहिए, वही लिखिए, वही सुनिए, वही सोचिए कि बीजेपी में सुनामी है। कमलनाथ जी के सर्वे एक मिनट। कमलनाथ जी के सर्वे में जवाब दूंगा मैं उनको। कमलनाथ जी के सर्वे में मान लेते हैं हम लोग कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है, तो इत्तेफाक से पार्टी बदल के दूसरे से चुनाव लड़ता जीत जाता है, तो फिर किसका सर्वे गलत हुआ? आप सुनिए, सर्वे न तो आप कर रहे हो, न रिपोर्ट मुझे मालूम,
काय को हम प्रश्न का जवाब देंगे, हमें मालूम ही नहीं है। अब जब सर्वे आएगा तब हम आपको बताएंगे। कमलनाथ जी ने मेरे सामने बात कही है कि आप हमारे सर्वे में चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और वो व्यक्ति पार्टी बदल के चुनाव लड़ रहा है, वो जीत गया तो फिर किसका सर्वे गलत हुआ? नहीं, अब इसका जवाब कमलनाथ जी दे सकते हैं, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। हम कैसे दे दें और किस परिस्थिति में किससे कहा? आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र करिए। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बात आई आपने रखा है, लंबे समय से दिल्ली के बड़े नेता भी हैं, राहुल भैया राजनीति कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी सुप्रीम को उनको दरकिनार कर दिया गया और कमिश्नर पटेल को रखा गया, क्या बताइए? देखिए, प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो प्रदेश की है उसके बारे में तो हम बता सकते हैं कि उसमें राहुल भैया भी हैं, कमलेश्वर पटेल भी हैं, और जो प्रभावी नेता हो सकते हैं राजमणि पटेल भी हैं और राजेंद्र सिंह भी हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जो आदरणीय कमलनाथ जी की अध्यक्षता में बनी हुई है। ये जो पैनल बना के देंगे, नाम जिसकी अनुशंसा करेंगे, उसका ही महत्व रहेगा। और स्क्रीनिंग कमेटी का क्या मायने? प्रदेश इलेक्शन कमेटी PEC चुनाव के बारे में निर्धारण गाइडलाइंस के अनुसार वही करते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जो छन्नी लगाती है, स्क्रीनिंग करती है, वो इसमें किसका क्या होता है, ये ICC का काम है। अभय मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि रीवा में कांग्रेस की लोटियां डुबाने का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया है वो आपने किया है। तो उनके इस क्वेश्चन को किस तरह से आप देखते हैं? वो वहाँ लुटिया डुबोएंगे। महापौर का चुनाव 23 वर्ष बाद, हमने 23 वर्ष के बाद में जीता है। लुटिया उनने डुबाई है, कांग्रेस के प्रत्याशी रहकर 18,000 वोट से हार गए। जवाब देना, वो किसने लुटिया डुबोई है? उन्होंने बोला कि जहां हमने जिताया है कांग्रेस को, महापौर बनाया है। 8 में से 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार। उन्हें जिस पार्टी से लड़ना है लड़ लें। सम्मानीय व्यक्ति, मैं नहीं जा सकता है? कोई हम पे कसौटी होगी? हम आपको कैसे बताएं? रीवा में प्रियंका गांधी के ऊपर FIR हुई है, 50% आपकी सरकार बनती है, जिस तरह से बैक टू बैक तमाम जिलों में FIR कराई गई, भाजपा के लोग शिकायत करने पहुंचे, तमाम चीजें, तो जो रीवा के करप्शन से जुड़े मसले हैं जिनका दावा है कि ये हुआ है, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? क्योंकि आपकी इतनी बड़ी नेता के ऊपर FIR यहाँ भी कर दी गई है। देखिए मिश्रा जी, बदले की भावना से कांग्रेस कभी कार्रवाई नहीं करेगी। मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर प्रकरण टू प्रकरण ये तय किया जाएगा कैसे प्रेजुडिस होकर कोई शिकायत की गई है, या इसमें तथ्य है, या इसमें प्रशासन का या धन का दुरुपयोग किया गया है, या सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। उस बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। किसी की बात में आकर कोई कांग्रेस की सरकार ने कभी कार्रवाई नहीं करी और दुर्भावना से कोई कार्रवाई कभी नहीं होगी। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि 2 माह पहले हम टिकटों का बंटवारा कर देंगे। कमलनाथ जी के द्वारा जो है टिकटों का बंटवारा कर दिया है। कितनी सत्यता है इस बात की? पूरी सत्यता है, और 2 माह में अभी बहुत देर है। माने यदि 15 नवंबर को हम मान लें कि चुनाव होंगे, 15 अक्टूबर, फिर 15 सितंबर, 50-60% तक प्रत्याशियों का चयन हो जाना चाहिए।